नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप लगातार 2 एपिसोड से देख रहे हैं, गोरखपुर के सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी श्री आनंद रुंगटा से आरटीआई पर बातचीत के अंश। इस बार 2 और सक्सेस स्टोरी पर मैंने उनसे बात की है और उसे आप विस्तार से देखेंगे। इस संदर्भ में मेरा केवल इतना कहना है कि आनंद रुंगटा कभी भी आरटीआई के संदर्भ में किसी ऑफिस में नहीं गए। केवल उन्होंने पत्राचार किया जन सूचना अधिकारी से, प्रथम अपीलीय अधिकारी से या राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में, और उनको जानकारी मिली। मेरा केवल इतना ही कहना है कि अगर आपके अंदर लड़ने का जज्बा है, आपके अंदर शासन प्रशासन में पारदर्शिता उजागर करने का जज्बात है, आपके अंदर आरटीआई के माध्यम से परिवर्तन करने की मंशा है, तो आप घर बैठे सभी जानकारी ले सकते हैं, जैसा श्री आनंद रुंगटा ने किया। आज तक कम से कम 100 आरटीआई उन्होंने लगाई होंगी और किसी में भी किसी मामले में किसी ऑफिस में वो नहीं गए, केवल उन्होंने पत्राचार किया और उनको घर बैठे जानकारी मिली। और आपको यह बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आनंद रुंगटा ऐसे पहले आरटीआई कार्यकर्ता हैं जिनमें इतना जज्बात है, लड़ने की इतनी कुव्वत कि एक आरटीआई पर राज्य सरकार ने उनको संदर्भित करते हुए एक शासनादेश जारी किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति की आरटीआई पर राज्य सरकार ने कोई शासनादेश जारी किया है। यह शासनादेश भी मैं आपको पोस्ट कर रहा हूं, इसको जूम करके देख सकते हैं। इसके अलावा एक और आरटीआई से संबंधित कागजात मैं आपको पोस्ट कर रहा हूं, उसको भी आप देख सकते हैं। आनंद रुंगटा से हम सबको यह सीखने की जरूरत है कि हम लड़ें अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, जानने के अधिकार के लिए, सूचना के अधिकार के लिए, तभी हमको सफलता मिले। अगर हम झुकेंगे नहीं, लगातार लड़ते रहेंगे, निश्चित तौर पर हम सभी को सफलता मिलेगी। तो रुंगटा जी बताइए, अपनी यात्रा में 2-3 ऐसी आरटीआई के बारे में बताइए जिससे शासन प्रशासन और सिस्टम में बड़ा सुधार आया है। सर, मेरा अनुभव, चूंकि मैं शुरू से ही व्यवसायी परिवार से रहा और व्यवसाय में इंडिपेंडेंट रूप से 40 साल से जुड़ा हुआ हूं, तो व्यवसाय में बिजनेस में जो रोज खामियां नजर आती हैं, उसके ऊपर मेरा शुरू से फोकस ज़्यादा रहा और मैंने उसमें बहुत सारी काम कराए हैं जिससे आमजन को काफ़ी फायदा हुआ है। जैसे मैं फील करता था कि भाई जैसे मेरे प्रतिष्ठान पे कोई अगर ग्राहक आया, भले ही वो बहुत पैसे वाला भी हो, तो एक अपेक्षा करता है कि हम 2 रुपए का सामान उसको 2 रुपए में ही देंगे। संभव हो तो हम 1 रुपए 99 पैसे में दे दें तो और खुश रहेगा वो। लेकिन कभी वो ये अपेक्षा नहीं करता था कि हम उसे 2 रुपए का सामान 2 रुपए 1 पैसे में दें या घटिया क्वालिटी का दें। तो उसी तरीके से जैसे मैं एक सामान का सेलर हूँ, तो 99 प्रोडक्ट्स का मैं भी कंज्यूमर हूँ। मैं भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए कपड़े, जूते, राशन, पानी, एंटरटेनमेंट के साधन, खाने-पीने का सामान खरीदने जाता हूँ। तो जहाँ भी मुझे अव्यवस्था नज़र आती है, तो ये मन में एक क्रोध होता है और ग्लानि भी होती है कि अपने ही देश, हम भारत को एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, भारत एक स्वतंत्र देश है और उसके बाद हमें सरेआम ठगा और लूटा जा रहा है और हम उस व्यवस्था में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो वो मुझे प्रेरणा देता था कि नहीं, इसके खिलाफ हम करें और उसकी वजह से मैंने बैंकिंग सेक्टर के अंदर, अपने व्यवसाय में, पिक्चर हॉल में, हवाई जहाज के अंदर कई ऐसी संस्था में इसको, तो मैंने इन व्यवस्थाओं के खिलाफ अलग-अलग सेक्टर पे जिस भी मंत्रालय को लिखना था, जिस भी विभाग को लिखना था, मैंने लिखा और काफ़ी उपलब्धियाँ उसमें हासिल हुई और मुझे पूरा विश्वास है इस समय भी लोगों को फायदा हुआ है और भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को भी अनवरत फायदा होता रहेगा। कोई उदाहरण आप बताएं। जी सर, पहला तो जैसे व्यवसाय में अगर हम लें, तो जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर हम आए, तो बैंक का अगर आज कोई भी चेक अगर बाउंस होता है, तो उसका पैसा बाउंस होने का हमसे भी लेती थी, बाउंसिंग चार्ज, और जो जिसने हमें चेक दिया उससे भी लेती थी।
तो उसमें बहुत सारी कमियां, सपोज जिसने मुझे चेक दिया उसके खाते में पैसा नहीं है, तो उसका साइन गलत है, उसका बैंक अकाउंट में कोई कमी है, तो निश्चित रूप से उसका दंड हमें या उसको भुगतना पड़ेगा, इसमें किसी को भी शक नहीं है। लेकिन बहुत सारी गलतियां ऐसी आई कि बैंक की गलती है। मेनली उसमें आता था जैसे कनेक्टिविटी फेलियर, आजकल सारे क्लियरिंग जो है नेट के जरिए लगते थे, तो बैंक उसका भी पैसा मुझसे ले लेती थी। तो बैंक से मैं पूछता था कि भाई कनेक्टिविटी फेलियर है, इसमें एक तो पहली चीज मुझे पैसा नहीं मिला, उसमें मेरा ब्याज का नुकसान है। उसके बाद देने वाले की भी कोई गलती नहीं है, लेने वाले की भी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप दोनों से पैसा ले रहे हो, मतलब गलती आप कर रहे हो, पैसा हमसे ले रहे हो, जबकि कायदे से हमें चेक का पैसा समय से नहीं मिला, आपको ब्याज देना चाहिए हमें। तो कोई व्यवस्था में परिवर्तन, कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, तो मैंने इसके संबंध में रिजर्व बैंक से लिखा पढ़ी किया, आरटीआई से उनसे जानकारी मांगी कि किन वजह से चेक बाउंस होते हैं, कुल कितने चेक बाउंस होने के रीजन है। दूसरा मैंने उनसे प्रश्न ये किया कि उसमें कितने वजह ऐसी है जिसमें उपभोक्ता की गलती है और कितने में बैंक की गलती है। तो रिजर्व बैंक ने बड़ी ईमानदारी से और बड़े स्पष्ट शब्दों में मुझे पूरी उसकी डिटेल दिया, और उन्होंने ये भी बताया कि 2013 में ही हमने सभी बैंकों को ये पत्र लिखा था कि आप वैसे ही केसेस में चेक बाउंसिंग चार्ज लगाइए जिसमें उपभोक्ता की गलती हो, और ऐसे केसेस में जहां बैंक की गलती है आप चार्ज नहीं लेंगे। उन्होंने उसका पूरा मुझे विवरण दिया, उस विवरण के आधार पर मैंने अपने तो बैंक वो से, विवरण की कोई कॉपी आपके हाँ पास मेरे है? पास है, और जरा किसी को उसको अगर दिखाइए चाहिए, आप दर्शकों को। सर ये बैंक, रिजर्व बैंक का ये पत्र है जो रिजर्व बैंक ने मुझे भेजा था, जिसमें इन्होंने जानकारी दी है और ये सारे रीजन दिए हैं जिसमें इन्होंने लिखा है जी, कि ये जो दिया है इसमें ये यह है, मतलब ये दर्शकों के मतलब बहुत काम की चीज है। मैं इसको अंग्रेजी में है तो मैं इसको पढ़ता हूँ। चेक रिटर्न चेंजेस शैल बी levied in the cases where the customer is at fault and is responsible for such returns. The illustrative but not exhaustive list of returns where the customer are not at fault are indicated in the annexure. अब जो annexure में इन्होंने बहुत सारे कारण जो है इसमें गिनाए हैं, जिसमें जो है उपभोक्ता की अगर गलती नहीं है तो फिर वो उससे जो है चार्ज नहीं लिया जा सकता है। ये लोकहित की बड़ी सूचना है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको जानकारी उपलब्ध कराई। तो दर्शकों की सुविधा के लिए मैं वो परिपत्र आपको दिखा रहा हूं जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है नियम और शर्तें बताई हैं कि जिस चेक बाउंस में बैंक की गलती है उसमें वो उपभोक्ता से जो है चार्ज नहीं ले सकता। और इसके अलावा जो है उसने एक लिस्ट दी है जिसमें ये लिखा है इलस्ट्रेटिव बट नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस वेयर कस्टमर्स आर नॉट एट फॉल्ट। ऐसे उन्होंने जो है 1 दर्जन कारण गिनाए हैं जिसमें अगर कस्टमर का फॉल्ट नहीं है तो उससे जो है बैंक चार्ज नहीं ले सकता है। कोई और उदाहरण आपके पास ऐसा, जैसे आप अभी सिनेमा हॉल की चर्चा कर रहे थे? जैसे सिनेमा हॉल में मेरे जितने भी आजकल मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं या बड़े शहरों में मल्टीप्लेक्स हैं, आपने सभी ने ये अनुभव किया होगा कि वहाँ पे जो भी खाने पीने का, पिक्चर के टिकट का दाम ज़्यादा है, वो एक अलग विषय है, क्योंकि वो सुविधाएं ज़्यादा अच्छा देते हैं। पहले पिक्चर हॉल एसी नहीं होते थे, उनके इंटीरियर अच्छे नहीं होते थे, उस पर किसी को इतराज नहीं है। लेकिन साथ में जो खाने पीने का सामान होता है वो इतना महंगा होता है, इतना महंगा होता है कि हमें लगता है कि हम अपने शहर के से विदेश में आ गए हैं, परिवार के साथ पिक्चर देखने गए हैं, छोटे बच्चे हैं, तो पक्की बात है 3 घंटे के अंदर वो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लालायित होंगे। आप अपना सामान नहीं ले जा सकते, ये भी बंदिश है। इवन मैंने ये भी महसूस किया, आप एयरप्लेन के अंदर, हवाई जहाज जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे संवेदनशील है, वहां भी खाने पीने का सामान जांच के बाद सीमित सामान को, कुछ चीजों को ले जाने की अनुमति है। लेकिन पिक्चर हॉल के अंदर अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो उसका पानी और दूध की बोतल भी ले जाने पे सिक्योरिटी के लोग ऐतराज करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने जब पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से भी सूचना मांगी कि, और उस समय कुछ ये मुद्दे बहुत चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर कई रिट दाखिल हुआ, तमाम हाई कोर्टों में हुआ कि सिनेमा हॉल में इतना खाने पीने का सामान महंगा क्यों है। और
आज जो इसको हम लोग उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, दर्शक के दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर पिक्चर हॉल, पिक्चर बनाने वाले अभिनेता जो हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो भी आज बड़े चिंतित हैं कि अगर पिक्चर देखने की कीमत इतनी ज़्यादा होगी, तो पिक्चर देखने कौन जाएगा? और पिक्चर देखने लोग नहीं जाएँगे, रेवेन्यू नहीं मिलेगा, तो हम पिक्चर कैसे बनाएँगे? हम कमाएँगे कैसे? वो भी सरकार का ध्यान इसके ऊपर आकर्षित कर रहे हैं। लगभग 1 साल के पहले 1 साल के अंदर की बात है, योगी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराज जी बम्बई गए हुए थे। वहाँ पिक्चर हॉल, पिक्चर वालों, निर्माताओं और पिक्चर स्टार्स के साथ उनकी मीटिंग थी। तो वहाँ पे जैकी श्रॉफ जी ने भी इस पॉइंट को उठाया था उनके सामने कि साहब पिक्चर हॉल में पॉपकॉर्न की कीमत कम करिए। तो ये तो एक मीटिंग का मुद्दा हो गया, लेकिन मैंने आरटीआई के माध्यम से जानकारी जब हासिल की और इस सब पे पूछना, तो एक चीज़ उसमें निकल कर आया अब कि पिक्चर हॉल को जब लाइसेंस दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली में, लाइसेंस में ये शर्त है कि पिक्चर हॉल वाले पिक्चर हॉल के प्रीमिसेस के अंदर कोई भी खाने-पीने का सामान खुला नहीं बेच सकते हैं और दर्शक भी खुला सामान नहीं ले जा सकता है। उसके पीछे ठोस सरकार की मंशा ये है कि खुला सामान के ऊपर एमआरपी का, अधिकतम खुदरा मूल्य का मानक और नियम लागू नहीं होता है। आप खुले में कोई सामान, अगर कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल है, उसके ऊपर दाम छपा है, एमआरपी से ज़्यादा अगर कोई भी पैसा लेगा, तो आप उसके ऊपर उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर सकते हैं और उन पे जुर्माना लगना निश्चित है। उस कानून से बचने के लिए, चाहे वो पॉपकॉर्न हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे समोसा हो या नमकीन हो, कोई भी खाने-पीने का सामान वो खुले में ही बेचते हैं ताकि वो उस कानून से बच पाएँ। और जो कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर की बॉटल ₹50 की बाहर है, वो 2 लीटर की बॉटल पिक्चर हॉल के अंदर आपको ₹1200 की मिलती है। अगर उसको ग्लास में वो देते हैं, ₹2-200 का एक-एक गिलास। तो इससे, मैं भी व्यवसायी हूँ, तो पैसा कमाना और लाभ कमाना कोई बुरी बात नहीं है, उसी से हमारे परिवार का जीविकोपार्जन होता है। हमारे लोग, हमारे कर्मचारी जो उससे जुड़े हुए हैं, ये सबके हित की बात है। लेकिन प्रॉफ़िट का एक अंश होता है, प्रॉफ़िट का एक परसेंटेज होता है, प्रॉफ़िट अनियमित नहीं होता है। जैसे मैं जिस व्यवसाय में जुड़ा हूँ, मैं अगर उसमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफ़ा लूँगा, तो मेरे दुकान पे कोई नहीं आएगा। वही चीज़ वहाँ भी लागू होती है। तो कानून था, लेकिन कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसके पीछे मैंने तमाम पत्राचार किया है, भारत उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, सभी वरिष्ठ मंत्रियों से, सभी वरिष्ठ विभागों से, और उन्होंने इसके संबंध में राजआज्ञा भी जारी करी है, परिपत्र भी लिखे हैं, लेटर भी लिखे हैं, लेकिन अभी भी ये कानून पूरी तरह से, क्या मैं अगर ऐसे बोलूँ कि 1% भी लागू नहीं हो पाया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस संदर्भ में आपको आरटीआई के तहत कोई जवाब मिला है? सर, कई तरह के जवाब। पहला तो जवाब यही मिला कि ये कानून है, और मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि पहली चीज़, पिक्चर हॉल को गवर्नमेंट ने ये कानून बना रखा है कि आपको पिक्चर हॉल के अंदर, पिक्चर हॉल वाले कोई भी खुला सामान नहीं बेच सकते हैं। तो पहला तो ये कानून है। तो मैंने तो राज्य सरकार को ये भी सुझाव दिया है कि आप पिक्चर हॉल के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगवा दीजिए जिसपे ये कानून लिखा हो। लोग जब कानून जानेंगे, उसके खिलाफ व्यवस्था उठाएंगे, तो व्यवस्था अपने आप ये लागू हो जाएगी। 10 अगस्त 2018 का पत्र है। वाणिज्य कमिश्नर वाणिज्य कर की ओर से आनंद रुगडा को लिखा गया है। इसमें साफ है, बहुत सारे उन्होंने दिए हैं, उसमें केवल 2 लाइनें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं कि प्रेक्षागृह के अंदर किसी चाय, कॉफी, दूध, शीतल पेयों या अन्य सुपेयों या किन्हीं खाद्य सामग्रियों को मुहरबंद पैकेट में न हो का विक्रय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद सिनेमा हॉल में ये सब मनमानी होती है। तो इस परिपत्र के आधार पर मैं ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी को, गवर्नर साहब को, मुख्य सचिव महोदय को और जो भी संबंधित विभाग जिनको ये नियम लागू कराना है, मैंने भी उनको ये परिपत्र का हवाला देते हुए लिखा है कि जनहित में, लोकहित में, राष्ट्रहित में इस नियम का कड़ाई से पालन कराएं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी आने वाले समय में लागू होगा। पिक्चर हॉल वाले को भी मैं व्यवसायी होने के नाते ये जानता हूँ कि अगर वो सामान, खाने-पीने के सामानों का दाम अगर एक निश्चित मुनाफे पे बेचेंगे, तो उनकी बिक्री बढ़ेगी, उनका मुनाफा वही रहेगा। आज कम बेच के वो जो पैसा कमाते हैं, ज़्यादा बेच के वही पैसा कमाएँगे, और उससे पिक्चर हॉल आने के लिए जो लोग हतोत्साहित होते हैं, वो प्रोत्साहित होंगे, और एक ये अच्छा मुद्दा होगा सबके लिए। आज बस इतना ही। रुंगटा जी से हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे।
आपसे अनुरोध है कि ये चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक, विशेष रूप से उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो समाज में जागरूकता चाहते हैं। सर, मैं एक निवेदन यहाँ पे और करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम जी। से कि जो लोग भी इस चैनल से जुड़ गए हैं, वो अपने-अपने डिपार्टमेंट, जो वो जिस विभाग से जुड़े हुए हैं, जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस व्यवसाय से जुड़े हैं, वहाँ जो भी खामी नज़र आती है, कोई एक खामी पकड़ लें और उस खामी के खिलाफ आवाज़ उठाएँ, क्योंकि वो उस कमी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो कमी कैसे दूर होगी ये भी जानते हैं। तो उनको कमी भी बतानी चाहिए और सजेशन भी देना चाहिए। तो अगर एक व्यक्ति एक मुद्दा उठाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवस्थाएँ धीरे-धीरे बहुत अच्छी हो जाएँगी। मैं भी उसी अपने ट्रेड का पहले मैंने, जैसे मैं उदाहरण स्वरूप कह सकता हूँ, मैंने अपने ट्रेड का पहले कमी उठाया कि हमारे ये प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में आईएसआई मार्क होना चाहिए या इसकी क्वालिटी बहुत निम्न स्तर की है। मुझे मालूम था कि वहाँ गलत हो रहा है। तो इसी तरीके से जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, वो जिस प्रोफ़ेशन से जुड़े हैं, जिस व्यवसाय से जुड़े हैं, उसकी जो कमियाँ हैं, वो दूर करेंगे तो मेरे को लगता है समाज और राष्ट्र अपने आप तरक्की पे आगे हाँ, बढ़ेगा। बिल्कुल। रुंगटा जी से बातचीत के बाद लगा कि आरटीआई एक्ट समाज हित में एक क्रांतिकारी कानून है। इसमें वादी भी लाभान्वित होता है और प्रतिवादी को सूचना देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। रुंगटा जी ने जो भी उदाहरण दिए हैं, और अगर ईमानदारी से शासन प्रशासन और लोक प्राधिकार इसमें ईमानदारी से सूचना दे, तो एक प्रकार से जो है व्यवस्था में परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम बन सकता है आरटीआई। मैंने जब शुरू किया था तो मुझे लगा था कि मैं आरटीआई के नियम उपनियम और उसकी विस्तृत व्याख्या करूंगा, जो भी है। लेकिन बाद में मुझे लगा कि अगर ये हमारा चैनल इंटरैक्टिव हो और ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट या आरटीआई कार्यकर्ता या आरटीआई पर ध्यान देने वाले लोगों से बातचीत करके कहानियों के माध्यम से अगर हम आरटीआई को समझाना चाहें, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।